नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। राजधानी दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, लेकिन आज देश के दिल की सांसों पर पोल्यूशन का संकट छाया हुआ है, जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। पहले पोल्यूशन की मार और अब ठंड। और इस विषय पर मेरे साथ कुछ विशेषज्ञों की टीम जुड़ गई है। मेरे साथ डॉक्टर विनी कंटू, आप सांस रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रितु सेठी, आप स्त्री रोग और नवजात शिशु विशेषज्ञ हैं। और सीमा सिंह जी, आप डाइटिशियन हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्थिति है, क्योंकि इससे आप लगातार रूबरू हो रहे हैं, लगातार इस खराब आबोहवा में आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप खुद को कैसे बचाएं और सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं वो दरअसल आपको सांस संबंधी किसी बड़ी बीमारी की ओर ले जा रहा है। सबसे पहले डॉक्टर रितु सेठी, आपका मैं रुख कर लेती हूं, क्योंकि इस स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, उनको घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि गैर जरूरी है तो आप कृपया करके एहतियाती बरत लीजिए, बाहर न निकलें। लेकिन ऐसे कौन से एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इन लोगों के लिए? इस तरह की आबोहवा में कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि हाँ, हम पर इस आबोहवा का असर पड़ रहा है, और कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप सजेस्ट करती हैं? प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, जैसे कि हमें पता चला है, आज सुबह AQI दिल्ली का हजार्डस जोन में चला गया। तो ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा आई वुड से टॉक्सिक है। ये फ्यूम्स हैं, ये एयर नहीं है, ये फ्यूम्स जो इनहेल कर रहे हैं टॉक्सिक गैसेस की, ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके अनबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। वो इसीलिए है क्योंकि ये जो टॉक्सिक फ्यूम्स महिलाएं इनहेल कर रही हैं, उससे बच्चे के अंदर अंदरूनी खराबी तक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर इतना ज्यादा हाई चला गया है, नॉर्मल रेंज से इतने टाइम ज्यादा हाई चला गया है। तो मेरी तो सब प्रेग्नेंट महिलाओं को यही सलाह है कि आप अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर आपको किसी बाहर निकलना भी है फॉर एनी रीजन, जैसे काम के लिए, आप घर तो बैठ नहीं सकते, तो आप कोशिश रखें कि लेट इवनिंग में घर से बाहर निकलें। और लेट मॉर्निंग में घर से बाहर निकले आफ्टरनून में थोड़ी सी धूप निकल आती है। और इवनिंग से पहले पहले कोशिश करें कि वापस घर के अंदर आ जाएं। आप जो है हमेशा N95 मास्क लगा के रखें, क्योंकि एयर इतनी हजार्डस है, जो ये पोल्यूटेंट्स है आपके और आपके अनबॉर्न बेबी दोनों को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। घर के आसपास साफ सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है सिर्फ बाहर नहीं है, घर के अंदर भी हमारे बहुत ज्यादा डस्ट और माइट्स हैं, और जो किचन के अंदर गैसेज है वो भी एड ऑन कर रहे हैं पोल्यूशन को। तो उन सब का भी आपको बचाव करना जरूरी है। अगेन, इंडोर पोल्यूशन इज एज हट। आपको लग रहा है कि आप अंदर जो है सेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो घर की खिड़कियां भी ना खोलें। मेरी तो सबको सलाह होती है कि घर की खिड़कियां भी ना खोलें, और अगर पॉसिबल हो घर के अंदर एक एयर प्यूरिफायर भी लगाकर बैठे जितनी देर पॉसिबल। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो चुका है कि आम लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं कि गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, ये समस्याएं उन्हें घेर लेती हैं। और ऐसे में सांस संबंधी जो बीमार लोग हैं, या जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए ये स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाती है। विशेष डॉक्टरों का पैनल, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर विनी कंटू, आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सांस रोग के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रितु सेठी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, नवजात शिशु विशेषज्ञ, और साथ में सीमा सिंह जी, आप डाइटिशियन हैं। हम रितु जी से बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर विनी कंटू, आपका जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो ज्यादातर लोगों को पल्मोनोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों की आमक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खराश होती है, गले में खांसी होती है, तो ये शुरुआती लक्षण मौसम बदलने पर भी अक्सर लोग महसूस करते हैं। लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो हमें दिक्कतें हो रही हैं, ये वेदर चेंज की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो खराब आबोहवा है, इसकी वजह से हम इसे फेस कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी सिमिलर इसके अंदर हमारे सिम्पटम्स आते हैं, तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला लक्षण होता है, वो गले में खराश का होता है। गले में खराश जब होता है, यदि आपको सांस में थोड़ी-सी दिक्कत होने लगती है और एक पेक्यूलियर स्मेल आती है, जैसे जली हुई कोई भी आग के सामने जो स्मेल होती है, पोल्यूशन के टाइम वो स्मेल बढ़ जाती है। आप देखेंगे उस तरीके के सिम्पटम्स अक्सर ये दर्शाते हैं कि जब आप अर्ली मॉर्निंग स्पेशली वॉक करते हैं, क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो ठंडी होती है और कोल्ड एयर बहुत जल्दी डिसिपेट नहीं होती है, ये पोल्यूटेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं। तो उस समय आपको एहसास होगा कि मॉर्निंग वॉक के बाद ही आपके सिम्पटम्स जो हैं वो बढ़ गए। और ये सिम्पटम्स जो होते हैं एपिसोडिक होते हैं, यानी पूरे समय आपके नहीं रहेंगे, ये कभी आएंगे और कभी जाएंगे। यदि आप थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, थोड़े गरारे कर लेंगे, थ्रोट क्लियर करेंगे, तो ये कहीं हद तक कम हो जाते हैं। और स्पेशली सोने के बाद जब हमारे बॉडी के एंटीटॉक्सिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर से बाहर निकालते हैं, तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं, जितने भी लक्षण होते हैं, वो अबेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यदि हम कहें जो ऑलरेडी किसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ग्रसित है, ऐसे लोगों में जो है ये सिम्पटम्स परसिस्टेंट रहने के कारण कई होते हैं, जिसमें ठंडी हवा का होना, मौसम का चेंज होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, वो भी काफी कॉमन होते हैं। इसको दूसरा तरीका देखने का ये भी है, यदि आपको बुखार है, खांसी के अंदर बलगम आ रही है, बलगम का कलर बदल रहा है, तो इसमें डिले ना करें। इसलिए इसमें आप अपने डॉक्टर से मिले। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जरूरत हो, यदि आपको कोई निमोनिया हो रहा हो, लंग के अंदर इन्फेक्शन हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो उसके दवा जो है वो अलग है। और प्रदूषण के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है वो आम आदमी में भी देखी जाती है, और जिनको कोई लंग्स की प्रॉब्लम है उनमें ये सिम्टम्स जो है काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों में दवा जितनी चल रही है उसका
डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है कई बार, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहे, स्पेशली विंटर टाइम में। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं। आप डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका भी, क्योंकि आप फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर साहब, एक आम व्यक्ति जब इस तरह के सिम्टम्स को फेस करता है तो वो कंफ्यूज रहता है। यही सवाल अभी मेरा डॉक्टर विनी कांटू से भी था। लेकिन शुरुआती ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति आइडेंटिफाई करे कि इस तरह के खराब AQI आबो हवा में एक्सपोजर की वजह से ये सिम्टम्स हमें हो रहे हैं, हमें कोई और अंडरलाइन कंडीशंस नहीं है, हमें सर्दी की वजह से ये तकलीफें नहीं हो रही हैं, वेदर चेंज की वजह से तकलीफें नहीं हो रही हैं, बल्कि ये AQI खराब है, बहुत खतरनाक श्रेणी में है और उसमें हम कांस्टेंट एक्सपोज हो रहे हैं, जिसके चलते ये सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कई तो हम बात करते हैं कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है तो उसके क्रॉनिक इफेक्ट आएंगे, मतलब वो लंबे समय के बाद आपको इफेक्ट नजर आते हैं। बट आपने जैसे पूछा कि इमीडिएट क्या इफेक्ट ऐसे होंगे कि अगर हम इस तरह की एयर क्वालिटी से जब हम एक्सपोज होते हैं, तो इसमें देखिए सिंपल से चीज है। सबसे पहले क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि जब भी पोल्यूशन के अंदर PM 2.5 PM 10 और भी जो कई तरह की पॉइजनस गैसेज है, SO2 NO2 ये सब बढ़ती है, तो ये आपके हेड टू टो बॉडी के सब ऑर्गन को अफेक्ट करती है। पर डायरेक्टली कुछ चीजें जैसे एक्सपोज होती है, आपको आंखों में इरिटेशन होना, ये आपको एक काफी कैसा सिम्टम आपको फील होगा, रेडिश होना, आंखें ड्राई होना, इसके अलावा एक सोर थ्रोट, गला में आपको इरिटेशन फील होगी, इस तरह के लक्षण होंगे। पर यहाँ पर एक चीज और भी है, क्योंकि खास तौर पे जो दिल्ली NCR के अंदर लोग ज्यादातर रह रहे हैं पहले से, तो उनको कई बार उसकी एक हैबिट सी बन जाती है, तो वो इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं, मतलब उनके लिए वो नॉर्मल बन जाता है। पर नॉर्मल पर्सन है या कोई कोमॉर्बिड है, वो पोल्यूशन इफेक्ट उसको उसी तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर हम बार बार यही बात करेंगे कि जितना हो सके आप प्रिवेंशन पर ध्यान दें, क्योर पे नहीं कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद में फिर उसके लिए कुछ इलाज कर रहा हूँ। प्रिवेंशन ध्यान रखना। अभी भी जैसा देखते हैं कई बार मॉर्निंग के अंदर लोग पार्क के अंदर मतलब ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं और पार्क के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज चल रही होती है। इवनिंग के अंदर बच्चे 5-6 बजे के करीब काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज खेल रहे होते हैं। तो वो चीजें आपको चाहे नॉर्मल है चाहे कोमॉर्बिड है, वो भी फिलहाल सबको अवॉइड करनी है, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको एक्सपोजर उसके अंदर रहता है। और आप जब खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट जब चेंज होता है तो आप इस तरह के पॉल्यूटेंट्स को और ज्यादा इनहेल करते हैं। मतलब वो आंखों से आप देख नहीं सकते, आपको आंखों से तो लगेगा कि नहीं अभी मौसम ठीक है, पर वो पॉल्यूटेंट आप उससे एक्सपोज हो रहे हैं। तो इस टाइम रनिंग, साइकिलिंग, ऐसी चीजें सुबह के समय 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 8 तक जितना हो सके आप अवॉइड करें। यही सवाल मैं एक बार फिर से डॉक्टर विनी कांटू के पास लेकर के जा रही हूँ। डॉक्टर कांटू, जैसा कि समीर जी भी कह रहे हैं कि आपको पार्क में सुबह के समय, शाम के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि फेफड़े अच्छे होते हैं जब हम बाहर जाते हैं, हम योग करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, लंग्स को हम प्योरीफाई करने के लिए तमाम एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन इस वक्त इस तरह की हालात में यही योग अगर आप बाहर जाकर कर रहे हैं, यही एक्सरसाइज आप बाहर जाकर कर रहे हैं, तो आप अपने फेफड़ों को ठीक नहीं कर रहे, लंग्स कैपेसिटी नहीं सुधार रहे, बल्कि आप उसे और खराब कर बैठेंगे। इसे इस तरीके से समझा जाए, यानी हर एक व्यक्ति को इस वक्त प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। एक ऐसा व्यक्ति भी जिसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, जो हेल्दी है, इक्वेशन में ये AQI चला जाता है, यानी 400 से ऊपर जब चला जाता है तो नॉर्मल व्यक्ति पर भी इसके इल इफेक्ट्स आने लगते हैं, साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो इस समय में सभी को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि सुबह और शाम का टाइम ऐसा होता है जब AQI की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये 2 टाइम्स को अवॉइड करना है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। हमारे एल्डरली जितने भी लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि जब धूप खिलाए, धूप खिलने के बाद वो बाहर पार्क में जा सकते हैं और वहां योग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर के अंदर ही योग करें विंटर के टाइम पे, जहां पे एयर प्यूरिफायर लगा हो, और वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है घर में इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि बाहर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं खुद योग करती हूँ और ये सबको बताना चाहूंगी कि योग के इतने ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है आपके बॉडी के ऊपर कि यदि आपके बॉडी के ऊपर टॉक्सिन्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स की मात्रा हमारे सबके अंदर बहुत ज्यादा जा रही है, तो आप अपने क्लेंजिंग मैकेनिज्म्स को इतना एक्टिवेट कर देते हैं, इतना ज्यादा सक्षम कर देते हैं कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत अच्छे से निकलने लगते हैं। सो एक्सरसाइज को ना रोके। ये कोई बहाना नहीं है कि आज हवा खराब है, आज मैं बाहर उठ के नहीं जाऊंगा, सोने का थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। अपने घर के अंदर आप आराम से बैठ के योग कर सकते हैं। जो लोग चल नहीं सकते वो चेयर योगा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। सो योगा ना छोड़े, घर के अंदर ही करें। जो लोग दिन के टाइम पे बाहर जाके कर सकते हैं वो ऐसा जरूर करें और धूप, खिली हुई धूप का भी आनंद लें। ठीक है, आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रही हैं और आप लगातार टॉक्सिन्स रिलीज बॉडी से कैसे करें इसका जिक्र भी कर रहे हैं। इसका जवाब भी लेंगे। सीमा सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप डाइटिशियन हैं, और इनसे जानेंगे कि ऐसी स्थिति में बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। सीमा जी, अब ये सवाल मैं आपके पास ही लेकर जा रही हूँ कि क्या डाइट के जरिए भी इस स्थिति में जो नुकसान आपको पहुंच रहा है, आपके फेफड़ों को पहुंच रहा है, उसे आप अपने शरीर से डिटॉक्स के जरिए क्लियर कर सकते हैं? कौन सी ऐसी डाइट होनी चाहिए, खान पान में ऐसी कौन सी सावधानियां हम बरतें जिससे कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को प्योरीफाई करें और डिटॉक्स भी करें? जी प्रीति जी, पहले समझना जरूरी ये है कि इस पोल्यूशन का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि जब भी ऐसी पोल्यूशन में हम जाते हैं या ऐसे एयर में हम सांस लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, चेन रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम
उसके एंड रिजल्ट क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस होने लगता है और बॉडी में काफी फ्री रेडिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो क्योर से पहले प्रिवेंशन देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भाटी ने जैसा कि कहा कि हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्योर तो बात की बात है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, जिससे कि हम इस पोल्यूशन से फाइट कर सके। डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, उसके लिए पानी खूब पिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, गागल कर सकते हैं, ये अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। विटामिन सी रिच डाइट जरूर लें, क्योंकि जितने भी सिम्टम्स अभी तक हम सुन रहे हैं वो खांसी जुकाम से मिलते जुलते हैं, और इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें नींबू, लेमन, इन सबको अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। ऑरेंजेस, पाइनएप्पल मार्केट में है, ये भी हम अपनी डाइट में डेली बेसिस पर इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में बढ़ाएं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, सी। सो इसके लिए जरूरी है हम डार्क कलर के वेजिटेबल्स खाएं, हम गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक, केल, मेथी के पत्ते, हम इनको अपनी डाइट में लें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से फाइट करे। साथ ही साथ में एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडोर रहते रहते बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, जिसका असर हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ पे पड़ता है, क्योंकि मसल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। धूप का अगर एक्सपोजर नहीं लेंगे तो बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी। तो विटामिन डी पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है, एंड विटामिन डी भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपने पानी का जिक्र किया, बाजार में बहुत सारे हर्बल ड्रिंक्स भी हैं जो आपको डिटॉक्स की बातें करते हैं, इनसे भी बेनिफिट मिलता है क्या इस स्थिति में, ऐसे हालात में? जी, बाजार में जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट हैं उनके अपने अपने क्लेम हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपको जो भी डिटॉक्स वाटर पीना है या जो भी आपको सब्जी खानी है, पाउडर खाना है, आप उसको प्योर फॉर्म में खाएं। अगर आपको फॉर दैट मैटर डिटॉक्स वाटर की बात करें जो हम मार्केट में इंड्यूस्ड सम विटामिन और फ्लेवर्ड वाटर लाते हैं, तो क्यों ना हम उसे घर ही में बनाएं। जैसे कि हम घर में लेमन वाटर बना सकते हैं, या हम खीरा का भी वाटर उसका ड्रेन आउट कर सकते हैं, उसको कद्दूकस करके, एंड देन वी कैन मिक्स विद द वाटर एंड ड्रिंक इट। क्योंकि मार्केट से आपके घर तक आते आते वो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है वी डोंट नो। सो आई डोंट प्रमोट मार्केट मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं एक बार फिर डॉक्टर ऋतु का रुख करूंगी। डॉक्टर ऋतु, आपने गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया कि उनके लिए स्थिति बहुत खतरनाक होती है, लेकिन नवजात शिशु, ठीक है, वो घर के बाहर नहीं जाएगा, आप उसे घर में रख सकते हैं। हालांकि घर की आबोहवा भी बहुत साफ नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ जब इस तरह की कंडीशन है तो घर में ठीक है, थोड़ा आप बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होंगे, लेकिन माइल्ड एक्सपोजर तो तभी रहता है। छोटे बच्चों को भी इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं, खास करके न्यू बॉर्न्स को, उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और अब जब हम डाइट की बात करते हैं, हालांकि छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही उपयुक्त है, तो ऐसे में माँ की डाइट भी उतनी ही बेहतरीन हो। और हमारे इंडियन कल्चर में देखते हैं कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को कुछ रिस्ट्रिक्टेड खास तरह के खान पान न खाने की सलाह भी दी जाती है। तो वो जो एक सोच चली आ रही है, ऐसे लोगों को क्या सलाह आप देती हैं? क्योंकि माँ हेल्दी रहेगी तभी बच्चा हेल्दी रहेगा, और बच्चों को कैसे बचाएं ये भी जरा समझना चाहूंगी। हाँ, देखिए, जैसे आपने बताया कि डिलीवरी के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं फीमेल्स के ऊपर, आप ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ को लेकर भी, कि आप अगर ज्यादा पानी पिएंगे आपको रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, आपका पेट निकल जाएगा, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं सभी पेशेंट्स को ये सजेशन देती हूँ कि आपको हेल्दी वेल बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा घी का इंटेक करें, डेफिनेटली उसका इंटेक आपके मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे डाइटिशियन एक्सपर्ट ने कहा, डाइट के अंदर विटामिन सी के प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट जरूर करें। आंवले का सेवन, सिट्रस फ्रूट्स का सेवन, इन चीजों का सेवन करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल चीजें हमारी इंडिया डाइट में चली आ रही हैं। इन सबसे मिल्क प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, लेकिन जितना मदर हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेगी उतना बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनको दिक्कतें कम आएंगी, और जितना बच्चे को एंटीबॉडीज मिल रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, वो क्योंकि बच्चा ऊपर का फीड तो नहीं ले रहा, टोटली मदर के फीड पे डिपेंडेंट है, तो हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लेने से आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो बच्चे को एंटीबॉडीज मिल रही हैं वो आगे चल के बच्चे को इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। अब देखा क्या है कि अगर सपोजिंग कोई प्रेग्नेंट महिला बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है नॉक्शियस फ्यूम्स को, जो कि आजकल बाहर की हवा में है, उससे बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज आ सकती हैं। जो ऑटिज्म की आजकल प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के अंदर, वो इसीलिए है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जो मदर्स इंजेस्ट कर रही हैं वो सारे के सारे जाके प्लेसेंटा के थ्रू, और हैवी मेटल्स जो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं प्लेसेंटा के अंदर, वो सब जाके बच्चे को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। तो प्रदूषण से बचे रहना जितना आपके हाथ में है, और जो जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं उनको आप फॉलो जरूर करें। कौन से डायग्नोसिस है ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर उनको कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो इस स्थिति में उन्हें खुद की कराने चाहिए, और घर में पल रहे बच्चे का भी जांच जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में, खासकर अगर गर्भवती माँ कुछ सिम्टम्स महसूस कर रही हैं जो खतरनाक भी हो सकते हैं, अलार्मिंग भी हो सकते हैं? बिल्कुल, और अगर सपोजिंग आप अस्थमैटिक हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होगी, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अपनी हेल्थ को लेके अपनी डॉक्टर की नजर में जरूर लाने चाहिए। अब जैसे कि सपोजिंग आप बाहर निकले अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, आपको आंखों में जलन है, तो इमीडिएटली आपको समझ आना चाहिए कि पोल्यूशन मेरी हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है। पोल्यूशन एक साइलेंट किलर भी है, क्योंकि अंदर अगर आप अंदर है तो भी तो आपको पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। तो मास्क लगाना जरूरी है, हेल्दी वेल बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है, जितना कोशिश करें घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें, आसपास डस्ट अक्यूमुलेट ना होने दें, और
इफ पॉसिबल जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स है आप जी। उसको आसपास लगा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा, बहुत इजी मेथड है पोल्यूशन से बचने का, और एयर प्यूरिफायर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करता ही है इन सब कंडीशंस के अंदर। ठीक है डॉक्टर समीर, एक बार फिर आपका मैं रोक कर रही हूँ क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की। एलर्जी से संबंधित कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, खास करके जो ब्रोंकाइटिक मरीज हैं या जो सांस संबंधित बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। नॉर्मली ऐसे कौन से टेस्ट हैं, क्योंकि आप स्टार इमेजिंग से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इसीलिए इन टेस्ट के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ जो इस तरह के एलर्जी मार्कर्स जो हैं या जो हेल्थ चेकअप्स हैं आप सजेस्ट करते हैं अक्सर इस तरह के लोगों को। नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिकली आपको टेस्ट कराने की पोल्यूशन के टाइम में ऐसा जरूरत नहीं होती है। वो अगर आपके कोई फिजिशियन किसी रीजन की वजह से, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको शुगर है, खास तौर पे ऐसा देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की वो दवाइयां जैसे रेगुलरली नहीं ले रहे, तो उनका बीपी कई बार फ्लक्चुएट, क्योंकि गर्मियों के अंदर उनको लगता है कि नहीं मेरा बीपी नॉर्मल आ गया, अब सीजनल जैसे चेंज होगा और वो बीपी को मेजर तो करते नहीं है और उनका बीपी एकदम से बढ़ा हुआ मिलता है। तो एक तो वो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग घर पर रेगुलरली जरूर करें और अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। अगर दवाओं में कुछ बदलाव होना है, चेंज होना है, तो उसका ध्यान रखें। दूसरा, आप घर पर अपना ब्लड शुगर को मॉनिटर जरूर करते रहें। तो ये दो चीजें आपकी सबसे जरूरी है जिनको आपको मॉनिटर करना है। दवाइयां आपको कोई भी बंद नहीं करनी, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना। और इसके अलावा जैसे एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, कई बार जैसे जो भी लोग हैं कोमॉर्बिड है, जिनको पहले से कोई गंभीर समस्या है, और तो हम आउटडोर पोल्यूशन की बात करते हैं, पर इंडोर पोल्यूशन भी कई बार उतना होता है। घर के अंदर भी अगर हम अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो काफी ज्यादा होता है। तो कुछ सावधानियां वो जरूर बरतें कि जैसे घरों में इस टाइम सर्दियों में कई बार हम कारपेट्स वगैरह और ये सब लगाना शुरू कर देते हैं, बट ये जितना हो सके आप अवॉइड करें, क्योंकि वो भी आपकी जो डस्ट वगैरह होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं। इसके अलावा सुबह के समय आप ट्राई करें कि एकदम जब एयर क्वालिटी ठीक नहीं है तो विंडोज वगैरह अगर आप बंद रखें, किचन वगैरह के अंदर आपका एग्जॉस्ट वगैरह ठीक से काम कर रहा हो, क्योंकि वो आपकी एलर्जी के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देते हैं। तो ये कुछ बातों का आपको खासतौर पे ध्यान रखना है। कोई भी अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अवॉइड करना है। पेंट वगैरह, कई बार कोई हम रूम फ्रेशनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना। तो ये चीजें आपको सावधानियां जरूर बरतनी। ठीक है डॉक्टर विनी का मैं रुक कर रही हूँ। डॉक्टर विनी, क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और फेफड़ों से संबंधित बीमारी वाले मरीजों से अक्सर आप रूबरू होती होंगी, इस मौसम में अक्सर ऐसे मरीजों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, उन्हें कौन से स्कैन्स हैं जो आप इस स्थिति में सजेस्ट करती हैं, और उन्हें रेगुलर, खास करके वो लोग जो सीओपीडी या अस्थमाटिक या ब्रोंकाइटिक पेशेंट्स हैं या जिनके फेफड़ों में किसी तरह का पैच है, उन्हें कौन से स्कैन्स कराने चाहिए जिससे कि उनकी कंडीशन की लगातार मॉनिटरिंग हो सके और उन्हें और ज्यादा बीमार होने से पहले ही समय पर बचाया जा सके, रोका जा सके उस स्थिति को? देखिए, सबसे ज्यादा मार जो खाते हैं जो लंग्स की बीमारियां होती हैं उनके अंदर लोगों को ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें हमारे जो एयरवे की डिजीजेस, सांस की नली की जो डिजीजेस होती हैं, उसमें सीओपीडी, एस्मा और पेरेन्काइमा की कुछ डिजीजेस है जिसको आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा जाता है। लेकिन कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन कराने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अपने बेसिस पे ही इनको ना कराएं, क्योंकि इनके अंदर रेडिएशन होता है और रेडिएशन एक्सपोजर से भी काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यदि आपके डॉक्टर ने 6 महीने पहले आपका स्कैन किया था, ऐसा जरूरी नहीं कि हर 6 महीने में आपको स्कैनिंग की जरूरत पड़े। हाँ, ये हम देखने के बाद, मरीज से बातचीत करने के बाद डिसाइड करते हैं कि कहीं इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं है, कहीं हमें निमोनिया तो नहीं रूल आउट करना पड़ता, उसके कारण हमें कई बार एक्सरे कराने पड़ते हैं। दूसरा आई बात, एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर हम एक फिनो नाम का टेस्टिंग कराते हैं, जानने के बाद कि यदि फिनो लेवल की इनकी हाई है तो इनकी एक्यूटली एक्सासर्बेशन में जाने की हालत, यानी कि इस डिजीज की बढ़ने की क्षमता जो है वो तीव्र हो जाती है, वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती है। तो ये भी हम मरीज से मिलने के बाद ही, उनके सिम्टम्स को जानने के बाद ही डिसाइड करते हैं। तो अपने बेसिस पे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई भी टेस्ट आपने नहीं कराना है, क्योंकि एक्सेसिव टेस्टिंग बॉडी के लिए हानिकारक होती है, रादर दैन कि वो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे, मेजर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप कोई चीज जो है वो प्रिवेंट करे। हाँ, यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि निमोनिया और वायरल इन्फेक्शंस की जो लेवल्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो विंटर के टाइम पे बढ़ जाती है, ठंड के कारण ओवरक्राउडिंग होती है, वायरस से सक्रिय हो जाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन जो है वो जरूर देखें, और अडल्ट इम्यूनाइजेशन यदि हम देखें तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर जब वैक्सीनेशन की बात आती है हम सोचते हैं तो बच्चों को करानी होती है, हमारे बच्चों का पूरा हो चुका है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फ्लू की वैक्सीनेशन हर साल लगती है। जो नॉर्दर्न मोस्ट हमारी स्टेट्स हैं उनके अंदर सितंबर एंड या अक्टूबर की शुरुआत में ये लग जानी चाहिए। हमारे लिए जो हमारा रीजन है उसमें जो पीक टाइम आता है वो लेट मानसून का पीक आता है कई बार, या फिर अप्रैल के टाइम पे भी ये केसेस बढ़ते हैं। तो हम जनवरी में जो आती है फ्लू की वैक्सीन वो हम लगवाते हैं अराउंड मार्च या अप्रैल के टाइम पे, सो दैट लेट मानसून का पीक जो फ्लू का आता है वो हमारे मरीजों को तंग ना करे। ये वैक्सीन किन्हें लगती है? एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जो बच्चे होते हैं 2 साल तक की उम्र तक, उनकी इम्यूनिटी काफी फ्रेजाइल होती है। 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को लगनी चाहिए। 65 साल के ऊपर से जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन्हें लगनी चाहिए। और जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, स्पेशली लंग की बीमारियां हैं, 50 साल के ऊपर, उन्हें लगनी चाहिए। निमोनिया की वैक्सीन अवेलेबल है। अभी निमोनिया की एक ऐसी वैक्सीन आ गई है जो लाइफ टाइम में केवल एक ही बार लगानी पड़ती है, जिसे हम PCV20 के नाम से जानते हैं। पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, अब हो चुकी है। तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें कि किन वैक्सीनेशन की आपको जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि आपकी डिजीज जो है वो इतनी खराब ना हो कि उस खराबी के कारण
कारण आपको आईसीयू के अंदर एडमिशन लेना पड़े, क्योंकि जिनको सांस की दिक्कत होती है उनमें लंग्स के फेलियर के केसेस हम बहुत सारे देखते हैं फ्लू के कारण, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सांस से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली जो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं वो सांस की बीमारियों से मिलते जुलते ही होते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो इफेक्ट्स आते हैं किसी की बॉडी में या ये जो सिम्टम्स लोग महसूस करते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं और जैसे ही हवा में सुधार होता है उसमें लोग वापस रिकवर कर जाते हैं, या इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी पेशेंट्स पर देखा जाता है? क्योंकि कुछ लोगों में ये स्टेटमेंट हमने देखते सुनते देखा है, महसूस किया है कि ठीक है जब यहाँ का मौसम खराब हो तो किसी ऐसी जगहों पर चल पड़ो जहां पर वातावरण ठीक है। इसको मैं समझना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है, हमारे दर्शकों के लिए जरा समझा सकें आप। तो देखिए, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ये होता है कि एक्सपोजर के बाद विद इन आवर्स या डेज के अंदर आपके अंदर वो चेंजेस देखी गई। सो जिन्हें ऑलरेडी बीमारी है जैसे एस्मा सीओपीडी है तो उनमें ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बाहर के ट्रिगर्स यानी चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक्यूआई खराब होना, पार्टिकुलेट मैटर होना, ये आपके सांस की इंटरनल जो लाइनिंग होती है उसको ट्रिगर करके हाइपर सिक्रीशन करती है या म्यूकस ज्यादा प्रोडक्शन बनाती है, आपकी सांस की नली को सिकुड़ा देती है, जिसके कारण आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं। सो ये आवर्स या डेज में होगा। तो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो होते हैं जिनके सिस्टम्स फ्रेजाइल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों में क्योंकि सांस की नली छोटी होती है तो यदि थोड़ी सी भी सिकुड़ जाएगी तो सांस के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तब आता है जब विद इन वीक्स या मंथ्स के अंदर आपके बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं, और सुपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम तब कहते हैं जब आपके डीएनए चेंज होते हैं। यानी अगर आप गर्भवती हैं तो आप कॉन्स्टेंटली उस एयर को अपने अंदर ले रही हैं, उसमें आपके बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आने लगेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से हो सकता है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि 5 दिन के लिए आप कहीं चले जाएं तो इफेक्ट आप कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी डीएनए भी चेंज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मदर के अंदर से बच्चे के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो वो चेंजेस यदि आपके अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आ रहे हैं, रोज आप वो दूषित एयर ले रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। यहीं पे हम क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, यानी ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यदि हमारे अंदर ये चेंजेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं और हमारे एंटाइटॉक्सिन्स और हमारे जो सिस्टम्स अंदर के हैं जो इस सब चीजों को, इस इन्फ्लेमेशन को फाइट करते हैं, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ये चेंजेस बदल के डीएनए चेंजेस करते हैं जो कैंसर का रूप ले लेती है। सो म्यूटेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं लोग ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे। तो लॉन्ग टर्म हमेशा मंथ्स, वीक्स या ईयर्स में आता है और शॉर्ट टर्म हमेशा आवर्स, मिनट्स या डेज के अंदर आता है। तो ये चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है। ठीक है डॉक्टर, तो अभी एक जो जवाब डॉक्टर विनी ने दिया उस सवाल को मैं आपके पास लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि तमाम जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं इस समय जो दिल्ली एनसीआर में हैं वो ज्यादा चिंतित होंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है गर्भ में पल रहे बच्चे को ज्यादा खतरा है। बच्चे को लेकर के आप ऐसे कौन से डायग्नोसिस हैं जिसके जरिए इंश्योर कर सकते हैं कि नहीं बच्चा हेल्दी है? इस कंडीशन में स्पेसिफिकली मैं रिलेट करते हुए जवाब आपका चाहूंगी। देखिए, अब ऐसा है कि अगर सपोजिंग आप पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं तो हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, बच्चे का वेट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो रहा, तो अल्ट्रासाउंड द्वारा ये पता चल सकता है कि कहीं बच्चा जो है ग्रोथ रिटार्डेड तो नहीं है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, स्पेशली सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स बच्चे की ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सेकेंडली, गर्भवती महिलाओं को ये भी पता होना चाहिए कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं अगर आपको इतना ज्यादा पोल्यूशन को एक्सपोजर है। तो प्री टर्म डिलीवरी के सारे आपको जो है अपने डॉक्टर से बातचीत करिए, उनसे ये समझिए कि प्री टर्म डिलीवरी के क्या क्या साइंस हैं, किस केस में आपको हॉस्पिटल रश करना है, और अपने आप, मैं सब पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि अपने आप किसी भी दवा का सेवन नहीं करेंगे। आप अपने डॉक्टर से मिलकर ये पता लगाएं कि आपको कितना रिस्क है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। सेकेंडली, जहां तक है बीपी की बात, तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी एग्रीवेट होती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, अगर वो इतने ज्यादा पोल्यूशन को एक्सपोज्ड है। तो इन केस आपको बीपी के इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से मिलिए और जाके बीपी की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। अगेन, नो सेल्फ मेडिकेशन फॉर एनी पेशेंट वेदर प्रेग्नेंट और नॉट। शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज पोल्यूशन को इतना ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, बच्चे की जैसे मैंने बताया ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीजों से आप थोड़ा बहुत मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसे चल रही है। अब देखिए, एक चीज है बहुत जानने वाली, बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा पार्टिकुलर मैटर बढ़ता है, मतलब फॉर अराउंड 10 to 20 इंक्रीज इन PM 2.5, आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क 10% बढ़ता है। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा रिस्क बढ़ा हुआ है गर्भवती महिलाओं के अंदर इतने ज्यादा पोल्यूशन के इम्पैक्ट से। तो जितने भी हो सकते हैं आपको प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए, अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना चाहिए, और एक हेल्दी डाइट लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है सीमा जी, आपका भी रुख करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि मैं उस डाइट पर ज्यादा भरोसा करती हूँ जो आप खुद तैयार कर रहे हैं, हेल्दी होगा, फ्रेश होगा, पैक्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर मैं डायबिटिक लोगों के लिए या वो लोग जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं उन्हें काफी परहेज करना होता है, और कई ऐसी चीजें जैसे फ्रूट्स वगैरह भी आपको डिटॉक्सिफाई करने में काफी मदद करते हैं, लेकिन एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए ये तमाम चीजें भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में उन्हें लेनी होती हैं, कंज्यूम करनी होती हैं। मसलन अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो टर्मरिक जो सर्दियों के मौसम में अक्सर हम घरों में देखते हैं इस्तेमाल होते हुए, अगर वो उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उनका बीपी शूट हो जाता है, कई मामलों में उन्हें ब्लीडिंग तक होने लगती है।
तो इस तरह की कौन सी चीजें हैं जब आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मार्केट में मुझे याद है कोविड के टाइम पर लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू किया था और कई ऐसी चीजें भी अपनी डाइट में इंक्लूड की जिसने उन्हें फायदा नहीं पहुंचाया, नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया था। तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जरा ये जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें परहेज वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के अंदाज में न फॉलो करें बल्कि अपनी स्वास्थ्य को, अपनी कंडीशंस को देख करके इंक्लूड करें, ये मैं जानना चाहूंगी। जी, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को क्या डिजीज है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उस हिसाब से देखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज है, मैं ऐड करती हूँ तीसरी कैटेगरी जिसको दोनों ही है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर हाइपरटेंसिव एक पेशेंट है और अगर उसका वेट ज्यादा है तो यहाँ वेट कंट्रोल सबसे पहले आता है। सेकंड थिंग, उसका सोडियम कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। अच्छा। नमक उसको पेशेंट को कम लेना है। तो यहाँ पर अगर विटामिन सी या फाइबर रिच डाइट होगी और जिसमें कि फ्रूट्स आते हैं, सैलेड्स आते हैं, ये उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए, हम इंडियन डाइट खाते हैं जिसमें कि हम हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी ऑलरेडी हमारी डाइट में हम ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मिल्क में डालकर हल्दी लेना चाहेंगे तो उतना इनफ होता है, हमें उसके लिए अलग से कैप्सूल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होती तो वो वैसे ही, अगर आयुर्वेदा को फॉलो करें तो उसकी तासीर गर्म होती है और ज्यादा गर्म चीज खाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग नुकसान भी होता है। तो मैं दोनों एलोपैथी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा के इसमें एस्पेक्ट मिक्स कर रही हूं आपके लिसनर्स के लिए, सो दैट उन्हें पता चले। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें फ्रूट्स वो ज्यादा ले सकते हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन वही अगर ये पेशेंट डायबिटिक है तो यहाँ पे हमें फ्रूट का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रूट्स लेने से उनकी शुगर बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि फ्रूट का रिस्ट्रिक्शन 300 ग्राम पर डे तक रहेगा। एंड साथ ही साथ में उन्हें ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। जब भी डायबिटीज आती है, ये हम मान के चलते हैं ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल को अपना ठीक रखें। अगेन हमें वेट मैनेजमेंट पे जाना ही पड़ेगा। अगर वेट ज्यादा है, कैलोरीज हम ज्यादा नहीं लेंगे और बॉडी को एक्टिव रखेंगे। मैं अपने पैनल डॉक्टर से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि हमें इंडोर एक्टिविटी करनी है और योगा उसके लिए बेस्ट है। हम एरोबिक्स कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम घर के अंदर जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं हम अपने आप में कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा कि एक जो हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग करें इन एंड आउट, और ज्यादा से ज्यादा हम पसीना निकालें या फिर अपने यूरिनेशन को बढ़ाएं जिसके थ्रू टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से निकले। एक्सरसाइज क्या करती है, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाती है, हमें पसीना भी ज्यादा देती है। तो ये सब एक्टिविटी करने से हम अपने डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म को बढ़ाते हैं। और अगर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, अपने सारे पैरामीटर्स को देखकर ले रहे हैं, जैसे कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए, वैसे भी सेल्फ डाइट भी हमें अपने आप से नहीं करनी चाहिए कि हम कभी मार्केट में जाके कैप्सूल ही कैप्सूल खा रहे हैं। जैसे आजकल प्रोटीन का भी काफी प्रचलन चल जाता है। तो हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज अपने साथ में बहुत सारा डिजीज स्पेक्ट्रम लेकर आता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ना भूलें कि किडनीज भी इस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में शामिल होती है। एक्सेस ऑफ वाटर, मैं कई बार ओपीडी में सुनती हूँ 5-5 लीटर एक दिन में हम पानी पी लेते हैं, पेशेंट्स बताते हैं, राइट? या फिर हम पूरे दिन केवल जूसेस, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, इसी तरह का पानी पिए जा रहे हैं। नॉट टू फॉरगेट सम विटामिन वाटर वगैरह वगैरह। हम नॉर्मल पानी पी ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली लोड किस पे आता है? किडनीज पे आता है। वी हैव टू सी व्हाट इज आवर वेट। वेट के अकॉर्डिंग भी हमारा वाटर स्पेसिफिकेशन होता है कि हमें डॉक्टरी सलाह का भी ख्याल रखना है और सुनी सुनाई बातों से ज्यादा उस सलाह पर भरोसा करें जो डॉक्टर्स के माउथ से आ रहा है, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें और इस खराब आबो हवा में सुरक्षित भी रख सकें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट्स बताए हैं और मुझे लगता है कि इस बेहद खतरनाक हो चुकी आबो हवा की स्थिति में अगर ये डॉक्टरी सलाह, एक्सपर्ट्स ओपिनियन और सलाह को आप फॉलो करते हैं तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का एक बार फिर, और इसी के साथ इस विशेष बातचीत में इतना ही।